आज हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन की श्रेणी में आज निम्नलिखित 3 संगठन की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें एक है G20, दूसरा है ब्रिक्स, तीसरा है सार्क। इन तीनों की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि तीनों करंट में चर्चा में बने हुए थे। तो नंबर 1 पे आता है G20। तुम्हें पता होगा हाल ही में 20वां G20 सम्मेलन का राष्ट्रीय जो बैठक हुई है वो ब्राज़ील में की राजधानी रियो डी जेनेरो में आयोजित की गई थी और ये 24 नवंबर 2024 में आयोजित की गई थी, या इसको ऐसा मान सकते हैं हम नवंबर 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के द्वारा की गई थी। आप सभी को पता होगा कि G20 की जो स्थापना है, यदि नहीं पता है तो आप यहाँ समझ लीजिए कि G20 की स्थापना 1999 में 1998 के आर्थिक संकट के बाद 1999 में की गई थी। उस टाइम पे क्या था कि केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर है वो और प्रत्येक जो राष्ट्र है उनके केंद्रीय वित्त मंत्री इसके बैठक में भाग लेते थे। ठीक है, ये क्रम चलता रहा 2007 तक। फिर 2008 में आपको पता होगा कि अमेरिकी महामंदी आई थी, या वैश्विक महामंदी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद 2009 में इसका जो इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और गवर्नर की जगह पर राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक को आयोजित करना स्टार्ट कर दिया। प्रत्येक 2009 के बाद से प्रत्येक साल राष्ट्र अध्यक्ष के प्रमुख या प्रत्येक देश के प्रमुख इसमें भागीदार होते हैं। वर्तमान में यदि हम इसकी सदस्यता और संरचना पर प्रकाश डालते हैं तो इसके सदस्य यदि हम देखें तो 2023 में एक सदस्य ऐड किया गया था जो एक यूनियन के रूप में था, जिसको बोलते हैं हम अफ्रीकन यूनियन। ये ध्यान रखना कि अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया गया था कि 2023 में इसको शामिल किया गया था। उस समय 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी नई दिल्ली में, और नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया था। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि इसके कुल जो सदस्य होते हैं वो 19 राष्ट्र होते हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय संघ होते हैं जिसमें एक होता है यूरोपियन यूनियन और दूसरा होता है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन को 2023 में ऐड किया गया था। यदि हम देखें तो वैश्विक प्रभाव वर्तमान में जो G20 जो देश है वैश्विक जनसंख्या का लगभग 67% एंड वैश्विक GDP का 85% और वैश्विक व्यापार का लगभग 75% योगदान करते हैं। यदि पूरे संपूर्ण विश्व की यदि आबादी हम 100 मान ले तो 100 आबादी में से लगभग 67% आबादी G20 देश में निवास करती है। वही संपूर्ण वैश्विक GDP यदि 100 है तो उसका 85% वैश्विक GDP व्यापार जो GDP है वो G20 देशों की है एंड वैश्विक व्यापार G20 देशों का 75% है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी देखें इस संगठन में तो IMF, विश्व बैंक, जिसको OECD, WTO जैसे संगठन G20 में भाग लेते हैं। 2024 का जो शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में आयोजित किया था, उसका जो विषय था वो न्यायपूर्ण विश्व और सतत ग्रह का निर्माण था। और आपको ध्यान रखना होगा, जो कि आगामी परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई 2025 का जो G20 है वो दक्षिण अफ्रीका और 2026 का यूएसए में आयोजित किया जाएगा। इसमें एक आप नई टर्म आप पढ़े होंगे, इसमें एक नई टर्म आती है टर्मिनोलॉजी जो 3 हम आपको, एक होती है ट्रोइका। ट्रोइका मतलब वो सदस्य होते हैं जो मतलब जैसे मान लीजिए ट्रोइका में 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य कौन कौन थे? वर्तमान में जो अध्यक्ष होगा वो, प्लस उससे पहले जो अध्यक्ष रहा होगा वो, साथ ही जो आगामी राष्ट्र है वो शामिल। जैसे मान ली जाए वर्तमान में ब्राज़ील 2024 में इसका अध्यक्ष था। उस टाइम में 2023 में कौन था यहाँ पर? भारत यहाँ पर अध्यक्ष था। तो वो मतलब पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और आगामी अध्यक्ष, ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। तो पूर्व कौन था यहाँ पर? भारत 2023 में, वर्तमान में ब्राज़ील और 2024-25 में क्या आएगा यहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। तो ये ट्रोइका थे। यदि हम 2025 से कंपेयर करें तो अब ट्रोइका कौन कौन होंगे? ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए, क्योंकि यूएसए 2026 में इसकी अध्यक्षता करेगा। तो यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि वर्तमान में G20 में ट्रोइका में कौन कौन शामिल है तो आपको बताना होगा ब्राज़ील। अब भारत इस साइड गया क्योंकि ब्राज़ील 2025 में साउथ अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका, और 2026 में यूएसए, ये इसके ट्रोइका होंगे। एक होता है शेरपा।
शेरपा जो होते हैं प्रत्येक देश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति, राजनीतिक और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अब हम जानते हैं कि आज तक G20 की जितनी भी महत्वपूर्ण बैठक हुई है उन महत्वपूर्ण बैठकों का परिणाम आखिर में क्या निकला है। तो यदि हम इसकी तुलना वर्तमान 2024 के अधिवेशन से करते हैं तो 2024 में रियो डी जेनेरो में जो रियो घोषणा अपनाई गई थी उसमें कहा गया था कि 2030 तक 500 मिलियन लोगों, लगभग 50 करोड़ जनसंख्या को नगद सहायता दी जाएगी सब्सिडी के माध्यम से। ये लोगों को मतलब G20 के देशों ने यह समझौता अपनाया गया है कि भाई साहब जितने भी राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं उसमें 50%, 500 मिलियन लोगों को, लगभग 50 करोड़ आबादी को सब्सिडी दी जाएगी नगद के माध्यम में। लगभग 150 मिलियन जो गरीब बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उनको उपलब्ध कराया जाए, भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ये 2024 का लक्ष्य था। इसी के साथ साथ 2010 में एक पेरिस समझौते की पहल जो हुई थी, जैसे पेरिस समझौता आपको पता होगा जो कि जलवायु परिवर्तन संबंधित, वो 2015 में हुआ। तो इसके लिए समन्वय या एक शांतिपूर्ण वातावरण या एक समझौतावादी रूप अपनाने के लिए G20 लोगों ने G20 के देशों ने 2010 से प्रयास स्टार्ट कर दिया है। उसी का परिणाम पेरिस समझौता है। 2020 में गरीब देशों को ऋण राहत देकर आर्थिक संकट में आपको पता होगा 2020 में कोविड-19 महामारी आई थी। उस टाइम पे G20 के मेंबर ने क्या करा था, गरीब जितने भी राष्ट्र हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता या एक पहल स्टार्ट की थी। 2010 में बैंकिंग नियमों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बेसल मानक का प्रावधान भी इसी में डिस्कस किया गया था। साथ ही 2017 से डिजिटल व्यापार, साइबर सुरक्षा, डेटा शासन में देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना G20 की प्रमुख भागीदारी रही है। G20 ने इसको प्रोत्साहन दिया है। आपको पता होगा कि बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियों पर जो कर बचाव को रोकने के लिए 15% का जो न्यूनतम कर निर्धारित किया गया था, वो 2021 के रोम शिखर सम्मेलन में G20 की पहल थी और उसी का परिणाम था कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर बहुराष्ट्रीय जो न्यूनतम कर होता है 15% लगता है, ताकि जो काला धन है और जो टैक्स चोरी है उसको रोका जा सके। भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाने के लिए 2023 में समझौता बनाया गया। एंड सतत पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली घोषणा पत्र को एक्सेप्ट किया गया था। यदि हम भारत की भूमिका समझें तो भारत ने अभी तक G20 में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं की है और क्या क्या भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भारत ने इसका सदस्य जो बना था वो 1999 में भारत G20 का सदस्य बना था। 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की और दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। ठीक है, और ये क्रम था 19वां। 2024 के रियो जी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण पर महत्वपूर्ण संबोधन किया गया। ठीक है, साथ ही भारत ने मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा की शुरुआत की और जैव ईंधन गठबंधन को प्रोत्साहित किया गया। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी तरफ से वर्तमान में G20 में क्या क्या भूमिकाएं की जा रही है। अब ये टॉपिक हमारे साथ ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट संस्थान है ब्रिक्स के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर ब्रिक्स का गठन क्यों किया गया। 2001 के आसपास एक व्यक्ति था जिसका नाम था जिम ओनिल ने एक सुझाव दिया गया कि वैश्विक स्तर पर एक संगठन होना चाहिए जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का नेतृत्व करे। अब विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उस समय उन्होंने बताया था कि ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत, इन लोगों के द्वारा एक संगठन का निर्माण या एक संघ का निर्माण किया जाना चाहिए जो यूरोपीय देशों या पश्चिमी देशों को चुनौती दे सके या उनसे प्रतिस्पर्धा कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इन जो ब्रिक कंट्री थी, इनके जो कैपिटल लेटर है ब्रिक, इन कंट्रियों का नाम है जैसे कि B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशियन, इंडिया एंड चाइना। इन 4 देशों ने मिलकर ब्रिक की स्थापना की 2009 में। फिर 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया और इसका नाम बन गया था ब्रिक्स साउथ अफ्रीका।
24 में इसमें विस्तार भी किया गया। अब वर्तमान में सदस्य जैसे कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ये बने। उसके बाद 2024 में ईरान, यूएई, मिस्र, इथोपिया इसमें शामिल हो गए। 2025 में इंडोनेशिया शामिल हो गया और सऊदी अरब भी इसका सदस्य बन चुका है। अर्जेंटीना ने इसमें स्वीकृति दी थी पर बाद में इसमें शामिल होने से मना कर दिया। यदि हम देखें तो ब्रिक्स का आर्थिक महत्व आखिर में क्या है? ब्रिक्स जो है वैश्विक आबादी का लगभग 45%, ब्रिक्स की जो कंट्री है वो वैश्विक आबादी का 45% धारण करती है। वैश्विक जीडीपी का 37.3% वैश्विक जीडीपी ब्रिक्स में के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं तथा ब्रिक्स की प्रमुख पहले क्या है? ब्रिक्स ने अभी तक 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, ब्रिक्स अनाज विनिमय, रैपिड सूचना सुरक्षा चैनल और SIT फ्रेमवर्क 2015, ये ब्रिक्स की प्रमुख पहल है। भारत का ब्रिक्स में योगदान क्या है? भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। भारत कब करेगा अध्यक्षता? 2026 में। 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उस शिखर सम्मेलन का होगा, यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि 18वें वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्रिक्स की मेजबानी कब किसके द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा की जाएगी। और कब की जाएगी? 2026 से, मतलब कि अगले साल। ठीक है, ये हो गया ब्रिक्स। अब यदि हम ब्रिक्स में भारत ने अभी तक क्या नेतृत्व किया, क्या भूमिका निभाई है, उसके लिए हम देखें तो सबसे पहले भारत 2026 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ये सबसे बड़ा है। दूसरा क्या? साझा सुरक्षा और सूचना आदान प्रदान को बढ़ावा देना। इसके माध्यम से भारत ने क्या करा? आपसी सुरक्षा और सूचना आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। भारत की प्रतिबद्धता सतत आर्थिक विकास और समावेशी वैश्विक व्यवस्था का निर्माण है, उसको समय समय पर मंच में भारत के द्वारा उठाया जाता है। वैश्विक दक्षिण देशों के सहयोग को सुदृढ़ करना। भारत ब्रिक्स के माध्यम से वैश्विक दक्षिण देशों का नेतृत्व करना चाहता है और उनकी जो समस्या है उनको प्रमुख मंच के माध्यम से उठाता है। विकासशील देशों के लिए वित्त पोषण एवं निवेश के अवसर प्रदान करना। ब्रिक्स के तहत भारत विकासशील देशों को वित्त पोषण निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, वो भी न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से। ब्रिक्स का विस्तार और इसका वैश्विक प्रभाव क्या है? जैसे कि आपको पता होगा, नया विस्तार इंडोनेशिया ने सदस्यता ग्रहण करके 10 देशों का भागीदार के रूप में इसका हिस्सा हो गए। 10 देश इसमें हो गए। सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग, साझा विकास मॉडल और दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। वर्तमान में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि इसके जो बैठक में लिए गए निर्णय वो समय पर लागू नहीं होते हैं, और भारत चीन जैसे सीमावर्ती देशों के बीच में सीमावर्ती मुद्दे हैं, इसके कारण इसमें चुनौतियाँ विद्यमान हैं। अब नया संगठन है वो है सार्क। सार्क हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि सार्क की काफ़ी समय से बैठक नहीं हो रही है, वो भी भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे नहीं होने के कारण इसकी बैठकों में रुकावट आ रही है। तो सार्क की चर्चा करें उससे पहले हमें ये जानना होगा कि सार्क आखिर पे क्या है। देखो, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। कब की गई थी? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में स्थापित किया गया था। सार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? ढाका में। ठीक है, इसका मुख्यालय है। संस्थापक सदस्य इसमें कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, और 2007 में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि अफगानिस्तान को सार्क में कब शामिल किया गया था? 2007 में। टोटल मेंबर कितने हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, 8। टोटल देश कितने हैं? 8। सार्क का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय कल्याण करना, जीवन की गुणवत्ता सुधार करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना, सदस्यों के बीच आत्मनिर्भरता और विकास को बढ़ावा देना। मतलब सार्क की जो कंट्री है उनके बीच में इन उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख सिद्धांत है कि भाई संप्रभु समानता होनी चाहिए, प्रत्येक देश की संप्रभुता का ख्याल रखा जाएगा, क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित किया जाएगा और अहस्तक्षेप किया जाएगा, सर्वसम्मति आधारित निर्णय लिए जाएंगे। सार्क में जो भी निर्णय लिए जाएगा वो सर्वसम्मति से लिए जाएंगे और संप्रभुता का ध्यान रखा जाएगा। सार्क का यदि हम वैश्विक महत्व पढ़े तो विश्व का क्षेत्रफल का लगभग 3% सार्क देश धारण करते हैं, विश्व की जनसंख्या का लगभग 21% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 5.21%, मतलब कि 4.47 ट्रिलियन US डॉलर का हिस्सा सार्क का है।
सार्क के सहयोग के क्षेत्र साप्टा, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता और सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साप्टा प्रमुख सहयोग क्षेत्र है। सार्क की वर्तमान जो चुनौतियां हैं वो क्या है? चुनौतियों में यदि हम देखें तो सीमा पार आतंकवाद के कारण क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है। जैसे कि अभी वर्तमान में अभी देखें तो भारत के ऊपर पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उससे पहले बालाकोट हुआ और उरी हुआ था। तो इसके कारण क्या है, भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है, तो ये इससे सीमा पर आतंकवाद का खतरा बढ़ता है। क्षेत्रीय सहयोग में राजनीतिक सुरक्षा की और बाधा है, राजनीतिक मतभेद है, सुरक्षा चिंता सार्क के सहयोग को प्रभावित कर रही है, जिससे क्षेत्रीय एकजुटता में बाधा आती है। आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी साझेदारी के अवसर, सार्क के भीतर आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक व तकनीकी साझेदारी के माध्यम से सहयोग के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर सीमावर्ती राज्यों के बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा है। अभी क्या हुआ कि भारत के ऊपर पहलगाम आतंकी हमले होने के बाद भारत सरकार ने सार्क वीजा छूट योजना पर कुछ चेंजेस किए हैं, उसके कारण चर्चा बना था। क्या है आखिर में सार्क वीजा छूट योजना, इसके बारे में आपके साथ ब्रीफ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत 1992 में चौथे सार्क शिखर सम्मेलन के निर्णय पर लिया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि सार्क वीजा छूट योजना या SBES की शुरुआत कब की गई थी, तो 1992 में। कब, कौन सा सम्मेलन था? चौथा सार्क शिखर सम्मेलन। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि 24 श्रेणियों जैसे कि गणमान्य व्यक्ति, न्यायाधीश, सांसद, व्यवसायी, पत्रकार, खिलाड़ी, वीजा वैधता, हम इन ऐसे जो व्यक्ति है वो यदि आएगा तो इनकी वीजा की वैधता 1 वर्ष निर्धारित की गई है। 1 वर्ष तक इनको वीजा दिया जाएगा। वीजा भारत में के विशेष वीजा प्रावधान, नेपाल, भूटान के नागरिकों को वीजा मुक्त, पाकिस्तान के लिए मल्टी एंट्री बिजनेस वीजा, श्रीलंका के लिए ई पर्यटक वीजा। ये प्रावधान भारत सरकार ने किए गए। भाई नेपाल, भूटान के नागरिक आएंगे तो वीजा मुक्त आएंगे। पाकिस्तान के लिए मल्टी एंट्री बिजनेस वीजा है, श्रीलंका के लिए ई पर्यटक वीजा। भारत सरकार ने क्या करा, 2024 में पाकिस्तान के लिए SBES सीमा को रद्द कर दिया गया है। सीमा पर आतंकवाद के कारण कूटनीतिक प्रतिक्रिया, पाकिस्तानियों को वीज़ा अमान्य, मतलब कि 2024 में ये वीज़ा रद्द कर दिया गया पाकिस्तान के लिए। तो चर्चा का अंत करते हैं और तीनों संगठन के बारे में एक बार हम क्या करते हैं कि सभी संगठन जितने भी अंतर्राष्ट्रीय है उनका डिस्कस करने के बाद में इनसे रिलेटेड PYQ और जो भी आने वाली एग्ज़ाम के संभावित क्वेश्चन होंगे उसको मैं एक बार डिस्कस करूंगा, ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके और आप ये निर्णय ले सकें कि भाई जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपसे एग्ज़ाम में बन रही है नहीं। इसी के साथ आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा चैनल है उसको आप पूरी तरीके से वीडियो सुनें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं आगामी जितने वीडियो को और उत्साह के साथ आपके साथ शेयर कर सकूँ।